नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वॉचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। एक ब्रीफ दे देता हूं इस सीरीज के बारे में। एवरी सिंगल डे यहां पर हम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को विस्तार से डिस्कस करते हैं। आज हमारे टेबल पर हैं पंजाब में जो एक हूंच ट्रेजेडी हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ जुड़ी हुई ये चीज है, जनरल स्टडीज के सिलेबस का पार्ट है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। साइबर अटैक्स पर हमने इससे पहले डिस्कशन की थी। आज कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स एड ऑन के तौर पर हम देखने वाले हैं। फिर इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई चीज़ों को देखेंगे। इन्फ्लेशन की क्या सिचुएशन है, इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। एआई के साथ एआई कैसे जॉब्स छीन रहा है, मैंने इस पर एक रील भी बनाई है। रील नियरली फाइनलाइज्ड है। आज पॉसिबल होगा तो आज इसको हम रिलीज़ कर देंगे। आई हैव टू हैव ए वर्ड विथ माई टीम। वो मुझे दिखाई गई थी एंड इट वॉज लुकिंग फेब्यूलस। तो उसमें एक दो चीज़ें ऐड करके आई थिंक आज रिलीज़ उनको कर देंगे, देखते हैं। उसमें भी मैंने एआई के बारे में, हाउ यू कैन हैंडल दिस ज़माना ऑफ एआई, इसमें क्या किया जा सकता है, उसको एक बहुत ही उसका जो एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैंने एक एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आप देख लीजिएगा उसको। तो एआई के साथ जुड़ी हुई चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑपरेशन सिंदूर और नेशनल यूनिटी। चलिए सबसे पहले तो इस नेशनल यूनिटी वाले विषय से ही शुरुआत करते हैं। हाउ डिड द पहलगाम टेररिस्ट अटैक एंड सब्सिक्वेंट इवेंट्स टेस्ट इंडियाज सोशल कोहेजन एंड पॉलिटिकल मैच्योरिटी? डिस्कस द रोल ऑफ डिविजिव रिटोरिक इन अंडरमाइनिंग यूनिटी। पॉलिटिकल मैच्योरिटी सी यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो लेट मी मेंशन दिस थिंग हियर। एज फार एज आई नो, हमारे देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने देश के हित को और ज़्यादा मजबूत किया जाए उस दिशा में काम किया है। हर एक, शशि थरूर, फिर क्या नाम है उनका, ओवैसी, राइट, फिर सो मेनी अदर पॉलिटिशियंस, उनके स्टेटमेंट्स आप देखिएगा, बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स आए, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आए, देश के हित को लेकर स्टेटमेंट्स आए, सरकार को सपोर्ट किया है ये सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने। दिस इंडिकेट्स ए मैच्योरिटी। मैच्योरिटी किस लिए? क्योंकि देखिए, हमारा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, वो जो भी हो, वो लड़े झगड़े, एक दूसरे के साथ बात ना करे, कांग्रेस बीजेपी ये वो फलाना दिखना, दैट्स ओके, वो पॉलिटिक्स का पार्ट है। लेकिन जब देश की बात आती है, जब हमारे देश पर हमला हुआ, जब हमारी बेटियों के, हमारी बहनों के सिंदूर को हटाया गया, जब उनको विधवा बनाया गया, ऐसे समय पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पॉलिटिक्स को साइड में रखते हुए देश को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। दिस इंडिकेट्स ए पॉलिटिकल मैच्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। बहुत ही अच्छी बात है। एंड थैंक्स टू द ओपोजिशन पार्टीज, जितनी भी पार्टीज पावर में नहीं है, वो सारी की सारी पार्टीज जो हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग दिस मैच्योरिटी। नंबर 1। नंबर 2, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सोशल कोहेजन की यहां पर बात है ना, और यूनिटी की बात है। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है, उसमें हमने डिप्लोमेटिकली क्या किया, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। काइनेटिक फोर्स का जो हमने इस्तेमाल किया, इसके बारे में भी आप सारी चीज़ें जानते हैं। प्रिसीजन से नेशनल यूनिटी को मीन्स रखते हुए हमने चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट की। मुझे एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है। एक तरफ जो वेव्स की समिट थी, हमने डिस्कस किया था ना, वेव्स, ऑरेंज इकोनॉमी, याद है ना आपको, वेव्स 2025। तो प्राइम मिनिस्टर साहब वेव्स में गए। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो दूसरी मीटिंग्स को अटेंड कर रहे थे, दूसरे इवेंट्स को एड्रेस कर रहे थे, हमला हो चुका था। तो दिस वाज ए वेरी एक मैच्योर मूव, एक बहुत ही वेल क्राफ्टेड, के पता भी नहीं चलेगा। सरप्राइज अटैक जो हुआ, पाकिस्तान को शायद लगा होगा कि भारत क्या कर रहा है, एक कंफ्यूजन का माहौल था कि यहाँ यार ये प्रधानमंत्री तो वेव समिट को एड्रेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और अचानक से हमला हो गया। तो दिस इज ए वेरी, आई वुड से, एक बहुत ही इंटेलिजेंट मूव था भारत का इसमें। दूसरी चीज़, भारत ने ये भी दिखाई कि युद्ध जैसी सिचुएशन अगर है तो ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा देश बंद हो जाएगा। देश अपना काम करता रहेगा और हमारी जो मिलिट्री है वो अपना काम करेगी। कुछ जगहों पर ब्लैकआउट्स और ये सारी चीज़ें हुई जो मिलिट्री नेसेसिटी का पार्ट है, लेकिन पूरा देश जो है वो बंद नहीं था। सो दिस इंडिकेट्स के वी आर वेल प्रिपेयर्ड एंड वी आर स्ट्रांग। अनफॉर्चुनेटली ये जो
टेररिस्ट अटैक हुआ है, एक बहुत ही दुखद बात है। 22 अप्रैल को ये जब चीज़ हुई तो आप जानते हैं ना, अब तो आपके सामने सारी डिटेल्स हैं कि धर्म पूछकर गोली मारी गई। इसका कनेक्शन जो है, मीन्स जो बंदूक लेकर आता है ना टेररिस्ट, उसके अंदर दिमाग थोड़ी रहता है। अगर दिमाग होता तो वो कोई भी एक सेंसिबल आदमी थोड़ा किसी के बहकावे पर आकर ये चीज़ें करेगा। उसके अंदर आयोडीन की कमी होगी तभी ये चीज़ करेगा। लेकिन ये ब्रेन वॉश हुए लोग जो हैं, उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? अप्रैल के महीने में ही जो मुनीर हैं, ये पाकिस्तान की आर्मी का चीफ, उसने जो हिंदू मुसलमानों को लेकर स्टेटमेंट दिया था और उसके बाद स्पेसिफिकली धर्म पूछकर गोली मारी गई। दिस ऑल्सो इंडिकेट्स के सारी ब्रेन वॉशिंग, सारी ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में टॉप क्वालिटी की जाती हैं। क्योंकि पाकिस्तान, आप ताइवान को लेट से सेमीकंडक्टर चिप में बीट नहीं कर सकते, हमारे देश को आप बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें बीट नहीं कर सकते, इंग्लैंड को किसी और चीज़ में बीट नहीं कर सकते, यूएसए को नहीं। वैसे पाकिस्तान को आप टेररिज्म और टेररिस्ट को ट्रेन करना, इन सारी चीज़ों में थोड़ी बीट कर सकते हैं। उनका ये एक कोर कॉम्पिटेंसी है पाकिस्तान की इसमें। लेकिन इसका कनेक्शन जो है ये 22 अप्रैल का ये डायरेक्टली, और ये जानबूझकर इसलिए किया गया था ताकि जो मुनीर चाहता है कि हमारे देश में जिस प्रकार की सिचुएशन हो, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, वो यहाँ पर करवाना चाहता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल यूनिटी के ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें हमने अचीव कर ली, विच इज़ ए रिमार्केबल थिंग, नो डाउट अबाउट इट। और पूरे देश ने एक यूनिटी दिखाई है। द क्रेडिट गोज टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जिन्होंने देश को सपोर्ट किया। लेकिन हमारे ही देश में दुश्मन ऐसा नहीं है सिर्फ पाकिस्तान में बैठा है, दुश्मन हमारे देश में भी बैठे हैं। और ये किसी ऐसा नहीं है किसी धर्म के या फिर किसी कास्ट या फिर किसी राज्य में बैठे हैं। ऐसे ज़ोंबीज आपको बहुत अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं। उसमें से एक ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में, हमारी जो महिला ऑफिसर हैं, जो पूरे देश को ब्रीफिंग दे रही थी, उनकी ड्यूटी है एज ए सिपाही, उनकी जो ड्यूटी है एज ए सोल्जर, जो उनकी ड्यूटी है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निभाई। लेकिन ये लोग उनको ट्रोल कर रहे थे। जस्ट इमेजिन, उनके परिवार के बारे में, परिवार के लोगों के बारे में भला बुरा बता रहे हैं। अब ये जो कुरैशी मैडम हैं, उनकी ग्रैंड मदर, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को आप देखिए, उनके पेरेंट्स को देखिए, हमेशा से इस परिवार ने देश की सेवा की है और आप उनको ट्रोल करेंगे? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। जितने भी लोगों ने इन पर ट्वीट किया है, नेगेटिव कमेंट्स की हैं, आई होप कि सरकार ऐसा करे, एक एग्जाम्पल सेट करे कि एक एक व्यक्ति का अकाउंट ट्रेस कर करके एक एक व्यक्ति पर केस चलाया जाए, उनको जेल में बंद किया जाए, क्योंकि उन्होंने हमारे देश की यूनिटी को तोड़ने की बात बताई है। फिर कुछ ऐसे भी मूर्ख लोग हैं हमारे देश में, हर देश में होते हैं। मिस्री साहब, फॉरेन सेक्रेटरी साहब, जब उन्होंने कहा कि भाई भारत ने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया है, ये सीज फायर क्या हमने पोटस के कहने पर एक्सेप्ट किया था? नहीं। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन जो हैं, डीजीएमओ, उन्होंने हमारे डीजीएमओ को कहा कि भाई अब बस, अब हमें पीटना बंद कर दो भाई। तब भारत ने डिसीजन लिया कि भाई चलो ठीक है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था? टेररिस्ट को खत्म करना। हैव वी अचीव्ड दैट? यस, टिक। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो हम क्या करेंगे? मुंह तोड़ जवाब देंगे। अचीव्ड? रॉजर। अब पाकिस्तान कह रहा है कि भाई बंद कर दो, तो वी आर फाइन। हमने तो पहले भी आपको कहा था कि भाई इसमें हमारे साथ मत उलझिए, आपको महंगा पड़ जाएगा ये। तो ये हमारे देश की टॉप लीडरशिप का एग्जाम्पल, मीन्स ये डिसीजन था, हमने एग्जाम्पल भी सेट कर दिया। फिर जब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब अपनी जॉब करते हैं, वो आकर देश को कहते हैं कि भाई अब नाउ वी आर गोइंग अहेड विथ ए सीज फायर, तो उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनकी बेटी के बारे में भला बुला बोला जा रहा है। ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है, इन सारी चीज़ों को हमें इतना सीरियसली हैंडल करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ऐसे समय में
हमारे देश में इस प्रकार की बातें करने वाले अगर कोई लोग हैं तो आज ये चीज़ थोड़ी कड़वी लगेगी, थोड़ी डाइजेस्ट होने में भी प्रॉब्लम हो, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो ये लोग हैं। पाकिस्तान में जैसे ये ब्रेन वॉश्ड कुछ लोग बैठे हुए हैं, उतने ही डेंजरस ये लोग हैं, क्योंकि ये हमारे देश की नेशनल यूनिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। वी नीड टू टेक लीगल स्टेप्स अगेंस्ट ट्रोल्स। ये कम्युनल रिमार्क्स अगर कोई दे रहा है तो इन पर एक एग्जाम्पल सेट हो। और मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर, लेट मी राइट इट डाउन हियर, आई वॉन्ट टू राइट दिस वर्ड हियर, मिनिस्टर। ये जो मिनिस्टर हैं इसने शपथ ली होगी, एक प्लेज ली होगी मिनिस्टर बनने के वक्त, मैं भारत के संविधान के प्रति। जब ये शपथ आप देश के सामने, अपने राज्य के लोगों के सामने इस प्रकार की एक शपथ लेते हैं कि देश के संविधान, तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही आपको चलना है। अगर शपथ ना ले तो भी कॉमन सेंस यही कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना चाहिए। और मध्य प्रदेश का एक मिनिस्टर कुरैशी मैडम के बारे में बुरी बातें बता रहा है। ऐसे मिनिस्टर पर तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी का है, आई डोंट रियली केयर कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी का है, अगर भाजपा का हो या कांग्रेस, जो भी है, टॉप लीडरशिप जो है उसको इसको ऑन द स्पॉट निकाल देना चाहिए। और वहां के लोगों को नेक्स्ट टाइम कभी भी इसको और इसके परिवार को कभी वोट नहीं देना चाहिए। कोई भी वोट, सिंगल वोट भी ना मिले इसको। इसका पॉलिटिकल करियर ही खत्म। ऐसे जहरीले लोग हमें चाहिए ही नहीं। इससे बड़ा डेंजरस व्यक्ति कौन हो सकता है, आप बताइए। जो मिनिस्टर होने के बाद हमारे देश की जो बेटी है, हमारे देश की एक ऑफिसर जो है, उनके बारे में ऐसी बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए। दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। इंटरनल हार्मनी, अब्दुल कलाम साहब की बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, और अब्दुल कलाम साहब की किताबों में देखिए, जब आप किताबें पढ़ते हैं, जब आप बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको एक एक पेज याद नहीं रहता है ना, लेकिन आपको उसका जो ज्यूस है, उसका जो नेक्टर है, उसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा आपके साथ रहेगी, वो वैल्यू एडिशन करेगी एज ए ह्यूमन बीइंग आपके अंदर। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है, वैसे बहुत सारी है, उसमें से एक जो है वो मैं आपके साथ आज ये बात कर रहा हूं तो शेयर करना चाहता हूं, एंड दैट इज, क्या आपने कभी अब्दुल कलाम साहब को किसी के साथ मारपीट करते हुए देखा है? ऑफ कोर्स नहीं। तो अब्दुल कलाम साहब क्या कोई वायलेंट व्यक्ति थे? नहीं। लेकिन ही वॉज ए वेरी इंटेलिजेंट मैन, ही वॉज ए वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एज वेल, ही वॉज ए वेरी आर्टिस्टिक पर्सन। वीणा भी काफी अच्छी बजाते थे, स्टेट्समैन थे, एक अच्छे टीचर थे, एक अच्छे राइटर थे, एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने कहा है, एंड आई एग्री विद दिस थिंग, किसी भी देश को अगर तरक्की करनी है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो दैट इज सिक्योरिटी। आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है और आपने इस गार्डन में फेंस ही नहीं लगाया है, अगर आपने कोई ऐसी दीवारें क्रिएट नहीं की है इस गार्डन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कोई भी आकर आपके गार्डन में से फूल तोड़ के आपके गार्डन को तहस महस करके चला जाएगा। तो अगर आपको अपना गार्डन जो है, हम कहते हैं ना, ये हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलदिस्ता हमारा, तो ये हमारा जो गार्डन है, हमारा देश, इसकी रक्षा जो है, इट इज़ नंबर वन थिंग। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बहुत सारे ऐसे देश हैं वहाँ पर, जहाँ पर आप देखिएगा, जहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पर प्रगति नहीं होगी, वहाँ पर तरक्की नहीं होगी। और इतिहास को जब आप पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री को, उसमें भी इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जिन जिन राजाओं के समय में, जिन जिन जो भी कोई किंग थे, उनके समय में जब युद्ध होते रहते थे ना, तो उस समय पर उतने ज़्यादा आर्ट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपांड नहीं हुई, क्योंकि पूरी एनर्जी जो है वो युद्ध में इन्वेस्टेड रहती थी। लेकिन जब युद्ध नहीं होते थे, जब एक राजा ने सिक्योरिटी और पूरा अपना सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में हैं, कोई युद्ध करने के लिए हिम्मत नहीं कर रहा है, ऐसे समय में यू विल फाइंड आर्ट और बहुत सारी चीज़ें जो है सोसाइटी में नए नए डेवलपमेंट्स और ये सारी चीज़ें हुई। तो विदाउट सिक्योरिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग।
और सिक्योरिटी के लिए एक्सटर्नल थ्रेट और इंटरनल थ्रेट, ये दोनों के खिलाफ लड़ना इंपॉर्टेंट है, तभी प्रॉपर सिक्योरिटी हो सकती है। आप घर का ही एग्जांपल ले लीजिए, आपने दरवाजे और सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग की है, लेकिन आपके ही घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके ही घर में चोरी कर रहा है, तो चोरी होती रहेगी, भले ही बाहर से कोई चोरी ना कर रहा हो, लेकिन घर का ही एक सदस्य चोरी कर रहा है। सेम थिंग गोज हियर एज वेल। अगर हमारे ही कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे ही कुछ एमपीज, हमारे ही कुछ एमएलएस, ये स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के ये मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, और सिर्फ इनकी नहीं, जो ट्रोल कर रहे हैं कुरैशी मैम को, जो नेवी ऑफिसर की जो विधवा है, उन्होंने जब ट्वीट करके ये बताया कि भाई आप ये कॉम्युनल बातें मत कीजिए, तो उनको ट्रोल करने लगे ये लोग। वो हमारे देश की बेटी है, वो हमारी बहन है। जस्ट इमेजिन के उस लड़की ने एक सोल्जर से शादी की थी। जब उसने सोल्जर से शादी की, भगवान हर एक हमारे सैनिक की एज जो है वो 100 साल की करे, यही मेरी प्रार्थना दुआ है, लेकिन वो एक लड़की जब एक सोल्जर के साथ, एक सैनिक के साथ, एक फौजी के साथ जब शादी करती है, तो अब ऐसा नहीं है कि अब वो एक ऑफिसर या फिर किसी यूनिफॉर्म पहनने वाली एक व्यक्ति की वाइफ है, इतना नहीं है। उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं करता है, उसके बारे में हम सोचते भी नहीं है। हमें तो वो सैनिक ही दिखता है जो बॉर्डर पर खड़ा है, लेकिन वो बॉर्डर पर अपना काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि घर पे हर रोज कोई बलिदान दे रहा है, हर रोज वो इतने दूर हैं तब भी उनको उतना ही प्यार मिलता है, उनकी राह देखी जा रही है, बच्चों का अकेले ख्याल रखा जा रहा है, जो बूढ़े माँ बाप हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हमारे सोल्जर्स जो हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं बॉर्डर पे, हमारे देश को सिक्योर बना रहे हैं। तो ये सारी जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो ये काम कर रही है, जो अपनी एज ए हाउस वाइफ या फिर एज ए वाइफ जो अपनी ड्यूटीज़ कर रही है, आप पढ़िएगा हमारे ये जो रिलीजियस किताबें हैं उनको पढ़िएगा। दिस इज़ द बिगेस्ट सेक्रीफाइस एंड दिस इज़, ये कोई साधु या फिर कोई योग मार्ग में जो सिद्धि प्राप्त करता है ना, वही सिद्धि इसमें प्राप्त होती है। ये स्वामी विवेकानंद की कर्म योग कभी पढ़िएगा एंड यू विल फाइंड दिस थिंग। तो उनको ट्रोल किया जा रहा है और इस चीज़ को हम लाइटली नहीं ले सकते, उनके सेक्रीफाइसेस को हम लाइटली नहीं ले सकते। आप अभी उस लड़की की शादी हुई 6-7 दिन नहीं हुए, उसके सामने उसके पति को मारा गया, उसके बावजूद भी ये लड़की ये कह रही है कि भाई धर्म के नाम पर आप झगड़े मत कीजिएगा, ये आतंकवादी हमला है। उसकी समझ देखिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके क्या संस्कार रहे होंगे। और ये बेवकूफ़ लोग जो कुछ नहीं करते हैं, राइट, देश पर बोझ बनकर बैठे हैं और वो ट्वीट पर इनको ट्रोल कर रहे हैं। ऐसा हम कैसे एक्सेप्ट करें? मेरे से तो ये चीज़ें जो हैं वो मैं सह नहीं सकता ऐसी चीज़ें। बाकी सारी चीज़ें शायद मैं सह लूँ, बट ऐसी चीज़ें जो हैं आई कैन नॉट, दिस इज़ हु आई एम, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स एट ऑल। तो इंटरनल हार्मनी के लिए देश के अंदर जो दुश्मन हैं उनको भी हमें सबक सिखाने की ज़रूरत है, जो भी हो, लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से जो भी चीज़ें हैं। आई होप के इन पर लीगल स्टेप्स लिए जाए, और एग्जाम्पल एक सेट हो, तभी हमारे देश का ऑल राउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, एआई। हाउ आर लार्ज टेक कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल adapting to the growth of AI, and what lessons can India's IT sector learn from their strategies? Microsoft जो है उसने डिसीजन लिया है कि वो कुछ 6000 जितने अपने एम्प्लॉयज़ को गुड बाय टाटा कह रहा है फॉर गुड, एंड रफली 3% जितनी अपनी वर्कफोर्स जो है वो कम कर रहा है। इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने ये भी कहा है कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट सम $80 बिलियन इन AI टेक्नोलॉजी, AI रिसर्च एंड थिंग्स। अलग अलग कंपनीज में जो हेड काउंट है ना, जो जितने लोग काम करते हैं, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मेरा एक दोस्त है,
जो ये इंडस्ट्रियल टूल्स के साथ जुड़ा हुआ उनका बिजनेस है, तो वो जर्मनी गए थे बिजनेस विजिट के लिए, एंड ही टोल्ड मी कि वहाँ पर इतनी बड़ी फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगी और फैक्ट्री में 3-4 लोग ही काम करते हैं। हमारे यहाँ पर उतनी अगर फैक्ट्री होती है, एज पर माय फ्रेंड वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ पर 100-200 लोगों की ज़रूरत रहती है इतनी फैक्ट्री में, वहाँ पर आपको 2 से 5 लोग ही मिलते हैं। क्यों? सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है, सारी चीज़ें रोबोट्स कर रहे हैं, मशीन्स कर रहे हैं। खेती बाड़ी में भी अब उतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में भी अब धीरे धीरे उतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, और सर्विस सेक्टर जो है उसमें भी अब एआई और ये सारी चीज़ों की वजह से उतने लोगों की ज़रूरत नहीं है। जनरेटिव एआई जो है वो भारत के आईटी और आईटीईएस सेक्टर को धड़ाधड़ बदल रहा है। आज कस्टमर क्वेरीज की बात करें तो 30 से लेकर 40% जितनी क्वेरीज जो है ना वो एआई के द्वारा हैंडल की जाती है। एफिशिएंसी जो है उसमें इंप्रूवमेंट आया है और कॉस्ट भी कम हो रहा है, तो सारी कंपनीज जो है वो इसी दिशा में जा रही है। तो हमारे यहाँ पर जो कॉल सेंटर्स हैं, 1.5 मिलियन कॉल सेंटर्स एजेंट्स हैं, यानी कि 15 लाख लोग इस सेक्टर में काम करते हैं। आज नहीं तो कल इनकी जॉब जो है वो खतरे में, और सिर्फ ऐसा नहीं है कॉल सेंटर में काम करने वाले लोगों की जॉब खतरे में है। अब दूसरे भी अगर देखेंगे सेक्टर्स को, राइट, देन यू विल फाइंड के बहुत सारी जगहों पर, बैंकिंग में आप देखिए, लास्ट टाइम कब आप बैंक गए थे? पहले आप अपने फादर या फिर मदर को पूछिए, कोई एल्डर है उनको पूछिए कि भाई कितने बार हर रोज़ बैंक जाना पड़ता था जो बिजनेस कर रहे हैं उनको। आज आपको नहीं जाना पड़ रहा है, बैठे बैठे आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना, घर बैठे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं। तो चीज़ें ऑटोमेटिक होती जा रही है। तो व्हाट वी नीड नाउ, वी नीड टू अपस्किल आवर पीपल। हर एक व्यक्ति को अपस्किल करने की ज़रूरत है। और आज का समय जो है ना दोस्तों, चाहे यूपीएससी में आप आगे बढ़े ना बढ़े, चाहे दूसरी सिविल सर्विसेज में आपको सिलेक्शन हो ना हो, राइट, वो सब फ्यूचर की बातें हैं। अपने आप को हमेशा डेवलप करते जाइए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते जाइए। सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो मोटिवेशन नहीं है। इट इज़ नॉट के कोई अच्छी कहानी हमने सुन ली और फिर मोटिवेटेड हो गए, ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ सीरियस सब्जेक्ट, बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है सेल्फ डेवलपमेंट। इसके इम्पोर्टेंस को जब हम समझ लें और इसमें जो चीज़ें हम समझते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दे, तो वी बिकम अनबीटेबल। दैट्स व्हाट वी हैव टू बी। हमें अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। आज के समय में हर एक व्यक्ति को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। जो अपग्रेड नहीं कर पाएगा वो दुखी ही होगा। समय के साथ, कहते हैं ना कि समय के साथ जो अपने आप में बदलाव नहीं ला सकता वो मिट जाता है, वही चीज़ होने वाली है। आप एआई को नहीं रोक पाएंगे, इट्स गोइंग टू इम्प्रूव डे बाय डे। तो यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ डे बाय डे एज वेल। सो स्पेसिफिक स्किल्स सीखने की ज़रूरत है, एआई को सीखने की ज़रूरत है। एआई के डेवलपमेंट को नहीं रोकना है, लेकिन एआई के डेवलपमेंट के साथ साथ लोग अपने आप को कैसे डेवलप करें, इस पर हमें ज़्यादा। और अगेन वी नीड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ऑफ कोर्स एंड स्कूल्स ऑफ कोर्स, या फिर एकेडमिक्स, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री, इनके बीच में एक सॉलिड कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। AI adoption in India's IT sector present both opportunities and challenges। दोनों चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी सारी हैं, AI के क्षेत्र में भी बहुत सारी जॉब्स जनरेट होगी, चैलेंजेस भी हैं। इसका एक बैलेंस रख के हमें ही अपना रास्ता जो है वो निकालना पड़ेगा। एवरी सिंगल पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर डेवलपमेंट। Moving on to next topic. This one is about economy. The recent decline in retail and wholesale inflation reflects both policy success and base effects. Analyze the factors driving this trend and its implications for Indian economy. अप्रैल में रिटेल और होलसेल इन्फ्लेशन जो है ये रिकॉर्ड लो रजिस्टर किया गया है। वेजिटेबल प्राइसेस की बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट रिटेल, तो पिछले 69 मंथ का एक ड्रॉप हमें देखने को मिला है, -11% वेजिटेबल की प्राइस गई। होलसेल में भी ऐसा है, 13 मंथ का लो -18%, 18.5 सवा 18 जितना हुआ वेजिटेबल का कॉन्ट्रैक्शन। इट्स अ गुड थिंग कि रिटेल और होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ। इट्स अ रिलीफ फॉर अस। लेकिन वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि बेस इफेक्ट जो है, लास्ट टाइम इसी समय में हाई इन्फ्लेशन था, तो बेस इफेक्ट की वजह से ये जो लो अभी नज़र आ रहा है, तो ये
इसमें थोड़ा एक्चुअली फिर इसको कैलकुलेट किया जाता है। हाउ बेस इफेक्ट वर्क्स, राइट। बहुत ही सिंपल कि अगर लास्ट ईयर लेट्स से 10% इन्फ्लेशन था और आज अगर इन्फ्लेशन जो है वो 8% हुआ है तो लगेगा कि अरे बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला, बट बेस इफेक्ट क्या थी? 10% थी। लास्ट ईयर 10% था, ज़्यादा था, तो 2% कम होता है तो भी हमें ज़्यादा लगता है। तो ये बेस इफेक्ट की वजह से ये थोड़ा और कम नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली जो है वो थोड़ा अप भी हो सकता है। गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया, नो डाउट। बफर स्टॉक जो था सरकार के पास उसको रिलीज़ किया, ओपन मार्केट में सेल किया गया, इंपोर्ट्स जो है उसको ईज़ किया गया, तो फूड इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आया। बैंक की और इनकी बात करें तो लिक्विडिटी जो क्रंच था तो इसमें भी पैसों का अच्छा सप्लाई हुआ। अब सारी चीज़ें जो हैं वो मॉनसून पर डिपेंडेंट है। मॉनसून के साथ साथ एक और चीज़ है, मॉनसून का खेती पर क्या इम्पैक्ट है आप जानते हैं, तो इसकी फिर गहराई में जाने की मैं ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ यहाँ पर। अभी ग्लोबल अलग अलग डील्स हो रही है, यूएसए की और दूसरे देशों की, तो फिर उसकी इम्पैक्ट क्या आएगी। ये जो टैरिफ वॉर हैं, ये सारी चीज़ों में अभी चाइना के साथ भी एक पॉज आया, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो उस पर भी ग्लोबल सिनारियो और मॉनसून, ये दो चीज़ें जो है वो आने वाले समय में तय करेगी कि दिशा किस तरफ हमारी होगी। अभी तक के तो जो फोरकास्ट आए वो यही आए हैं कि इट्स गोइंग टू बी ए गुड मॉनसून, बाउंटीफुल मॉनसून रहेगी। और ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में आरबीआई जो है इट इज़ गोइंग टू कट डाउन इंटरेस्ट रेट फर्दर, तो पैसों का फ्लो जो है वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा। इसी के साथ सरकार को ये जो फ्यूल की प्राइस है उसमें कुछ करने की ज़रूरत है। वैसे सरकार एक डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी अप्लाई करती है कि अगर इंटरनेशनल रेट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगी, इंटरनेशनल रेट कम होगा तो कम होगा। लेकिन पिछले आप देख लीजिए 22 महीनों से, सॉरी 22 मंथ्स से अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल की प्राइस जो है उसमें ऑन एन एवरेज 42% जितना ड्रॉप देखने को मिला है। तो फ्यूल की प्राइस तो उतनी ही रही है। तो या तो आप ये पॉलिसी बंद कर दीजिए या तो आप इसको रिफॉर्म कीजिए। लेकिन आप जब प्राइस इंक्रीज होती है तो इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन कम रहती है तो कम नहीं करते, तो ये बराबर बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो पैसे बचे हैं ना, सरकार ने ये ड्रॉप नहीं किया, उसमें से ही ये पाकिस्तान वाला पूरा जो युद्ध का चैप्टर हुआ ना उसमें से ही खर्च निकल जाएगा हमारा। सो एनीवेज, जो मॉनसून का परफॉर्मेंस है इट विल मैटर अ लॉट, इट विल बिकम एक की डिटर्मिनेंट इन फूड इन्फ्लेशन। लेकिन अभी टैरिफ थ्रेट्स और ऑयल प्राइस की फिर कैसी वॉलीटिलिटी रहती है, ये सारी चीज़ें जो है वो अभी देखना थोड़ा बाकी हैं। आने वाले समय में ये पिक्चर भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, साइबर थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान फेस ऑफ्स हाईलाइट वल्नरेबिलिटीज इन क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनालाइज द रिस्क्स एंड सजेस्ट मेजर्स टू एनहेंस साइबर रेजिलियंस। लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन हुई थी उसमें मैंने बताया था कि भाई एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रैंसमवेयर, वेबसाइट डिफेसमेंट, ये सारे साइबर अटैक्स हम पर किए गए और किए जा रहे हैं। डिफेंस एंटिटीज़ को टारगेट किया गया, फाइनेंशियल सर्विसेज को टारगेट किया गया, और CERTIN ने एक हाई सीवियरिटी वार्निंग भी, एक एडवाइजरी जो है वो भी इश्यू की थी। नाउ द थिंग इज के टेलीकॉम नेटवर्क्स को अगर आप देखेंगे, क्लाउड सर्वर्स को देखेंगे, मोबाइल डिवाइसेस को देखेंगे, तो इनमें जो चिप्स का इस्तेमाल होता है, अब ये चिप्स जो हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है चाइना, हर एक देश इसी प्रकार की चिप्स बना रहा है कि सारा डेटा जो है वो उनको मिलता रहे। जहाँ तक मुझे पता है सारे देश इसी प्रकार की चिप्स बनाते हैं। तो नंबर 1, इसमें हमें आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा चिप मैन्युफैक्चरिंग में। बट चिप मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज ये भी है कि एक चिप बनाने वाली जो फैक्ट्री होती है ना, उसको कितना पानी चाहिए, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। एक मैं कहूँगा कि थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि बस सर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन ये रियलिटी है। यमुना नदी में कितना पानी है, उतना पानी चाहिए एक बड़ी फैक्ट्री जो होती है सेमीकंडक्टर की, उसको। कैन यू बिलीव इट? दिस इज़ अ रियलिटी। तो काफ़ी चैलेंजेस हैं, एनवायरमेंटली भी इट्स अ वेरी चैलेंजिंग। इतना पानी आपको देना पड़ेगा एक सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री को। बट एनीवेज वी हैव टू क्रिएट दिस सेमीकंडक्टर चिप्स इन आवर कंट्री, क्योंकि हमारे देश में टेलीकॉम सर्विसेज की बात करें तो लगभग 1.15 बिलियन लोग जो हैं वो टेलीकॉम सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, ई गवर्नेंस सर्विसेज, ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है।
चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट जो हैं इन पर तो बताया जाता है, ये ZTE, हुआवे, ये सारी कंपनीज के इक्विपमेंट्स आज भी अलग अलग कंपनीज के द्वारा यूज़ किए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे घर पे जो इंटरनेट आता है तो वो ZTE का डिवाइस है। आपने देखा होगा कई बार ये ऐसा लिखा रहता है ZTE, तो ये चाइनीज़ है और चाइना की सरकार जो है वो ZTE को डायरेक्टली कंट्रोल भी करती है, तो सारा डेटा कलेक्ट करने का काम करते रहते ही है। तो स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, रिपीटर्स हैं, ये सारे इक्विपमेंट्स जो हैं तो इनके स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। और बाइडेन सरकार ने तो एक रिप एंड रिप्लेस इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया था, रिप एंड रिप्लेस, कि ये चाइनीज़ इंस्ट्रूमेंट्स को हटाओ और ख़ुद के आत्मनिर्भर USA के इंस्ट्रूमेंट्स को लगाओ। ऐसी कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सरकार के द्वारा चीज़ें प्रोक्योर की जाती है ना, ये अलग अलग जो कॉन्ट्रैक्टर्स है जो सरकार को सामान प्रोवाइड करते हैं वो भी मेक इन इंडिया या फिर मेड इन इंडिया का स्टिकर लगा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो है वो चाइना से आती हैं और फिर सरकार को बेची जाती है सारी चीज़ें। मीन्स कोविड के समय में, इसके अलावा दूसरे भी ऐसे समय में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि ये सरकार जो डिस्कशन कर रही हैं, क्रिटिकल डिस्कशन जो हो रही है देश को लेकर, तो ये सारा डेटा जो है वो उनके पास पहुंचा, ऐसी बातें हुई हैं। मीन्स ये सारी चीज़ें, क्योंकि चिप जो है वो उनके पास है। और जब ये एक STQC सर्टिफिकेट रहता है, ये जब इम्प्लीमेंट किया गया ना, ये गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में जब इसको स्ट्रिक्ट बनाया गया, तो कुछ 100 जितनी कंपनीज पहले टेंडर भरती थी, फिर 13 कंपनी ही क्वालिफाई हो पाई, STQC को पास नहीं कर पाई। ड्रोन्स की बात करें, आज हमारे देश में जो ड्रोन्स और जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। इसमें आप जो पायलट हैं उसके पास हैं, मीन्स वो रिमोट है उनके पास उड़ाने का, फिर दूसरी जगह पर कम्युनिकेशन हो रहा है, कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी हुई रहती हैं। तो ऐसे में कोई इसमें साइबर अटैक हो जाए, इस पर मालवेयर इंजेक्ट किया जाए, तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। तो दिस आर द थिंग्स दैट वी, सिम कार्ड का है, वी कैनॉट, वो लेबनान में ही हुआ था ना ये चीज़। हाँ, आई थिंक लेबनान में ही ये चीज़ हुई थी कि वहाँ के बहुत सारे जो पेजर वो फटने लगे, जो इजराइल ने पूरा वो किया था। वो कैसे हो पाया? ये ऐसी चीज़ों से ही होता है, उनके पास ये कोड्स आ जाते हैं, तो दे कैन डू दिस थिंग। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस सेंसिटिव लोकेशंस का नाम मिले, ये सारी चीज़ों को लेकर वी नीड टू वर्क ऑन। सेंसिटिव गवर्नमेंट ऑफिस में ये पहले कैम स्कैनर और ये जूम एक्सेट्रा यूज़ होते थे, तो सारा डेटा उनके पास गया है ये चाइना के पास। और अभी ऐसा हुआ है, जो स्टारलिंक की हम बात कर रहे थे ना कि स्टारलिंक यहाँ पर भारत में आएगी, सरकार ने अभी परमिशन दी है। तो ड्रग सीजर के दौरान पता चला है कि बोट में ये स्टारलिंक का उनको वो डिवाइस मिला, दे वर कम्युनिकेटिंग यूजिंग दिस सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट इंटरनेट। तो सोचिए आज, आई थिंक इट वाज इन, वेयर वाज इट, आई थिंक इट वाज इन मणिपुर में भी ऐसा कोई इंसिडेंट आया था सामने कि स्टारलिंक का डिवाइस जो है वो दे वे यूजिंग फॉर कम्युनिकेशन। नक्सल्स और कुछ ऐसे कर रहे थे, समथिंग ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। सो इंडिया मस्ट प्रायोरिटाइज डोमेस्टिक सॉल्यूशंस एंड एनफोर्स फुल सेफगार्ड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। और साइबर सिक्योरिटी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स इज ए क्रिटिकल एज फिजिकल डिफेंस मैकेनिज्म्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी। जैसे फिजिकल डिफेंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, वैसे ही साइबर सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो हैं उसमें साइबर सिक्योरिटी जो है, इट इज़ लाइक एन आयरन डोम फॉर अस। साइबर में भी वी नीड टू क्रिएट दिस iron dome and protect our civilians. Moving on to the last topic of the day, dear friends, and this one is about this illicit liquor. How does the illicit liquor trade reflect an unholy nexus between law enforcement and criminal networks? Suggest measures to dismantle this nexus. मजीठा नाम का जो क्षेत्र है वहाँ पर हुंच ट्रेजेडी हुई है, 16 लोगों की मृत्यु हुई है वहाँ पर। तरन तारन में कुछ 120 जितने लोगों की हुंच ट्रेजेडी की वजह से मृत्यु हुई थी। जो टॉक्सिक इथेनॉल हैं, इसको ऑनलाइन ख़रीदा गया, फिर इसको डाइल्यूट करके एक शराब बनाई गई, शराब लोगों ने कंज्यूम की, बूटलेगर्स ने इनको पहुंचाई और फिर लोग मर गए।
अभी क्या होता है, स्केप गोटिंग किया जाता है, बलि का बकरा किसको बनाया जाता है, वहाँ के एसएचओ को, डीएसपी को बलि का बकरा बनाया जाता है, सबसे पहले उनको सस्पेंड किया जाता है। चलो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसी के साथ साथ क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्या सिर्फ पुलिस वाले ही सारी चीज़ें कर पाएंगे, अगर क्या उनको वो राइट एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, ये भी एक प्रश्न है। और एक इलिसिट लिकर नेटवर्क जो है, इसको रोकने के लिए एक और चीज़ जो हमें चाहिए, दैट इज़ कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन। लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि उनको दिख रहा है कि कोई इस प्रकार की चीज़ें बेच रहा है तो वो रिपोर्ट करें और उस पर एक्शन ली जाए, लोगों का नाम बाहर ना आए कि इसने मुझे हिंट दी थी या फिर फ़ोन किया था। पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सेज आर क्रूशियल टू एड्रेसिंग द डिमांड फॉर इलिसिट लिकर अमंग वल्नरेबल पॉपुलेशन। ज़्यादातर ये गरीब लोगों के साथ ही ये चीज़ें जो हैं वो होती है, तो अवेयरनेस कैंपेन्स की ख़ास ज़रूरत है। रिहेबिलिटेशन क्या हमारे पास उतरे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल विल पावर के बिना नहीं हो सकती। पॉजिटिव स्टेप्स उठाने हैं तो भी पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, और ये सारा जो इलीगल धंधा होता है तो इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ साथ पॉलिटिशियंस अगर इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो बाहुबली टाइप है वो अगर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करे तो ये चीज़ें नहीं होती है। तो हूच ट्रेजेडी जो है उसके कुछ दूसरे रीजंस हैं, उसमें एक पॉवर्टी है, एडिक्शन है, रिहेबिलिटेशन की फैसिलिटी नहीं है, ये नेक्सस चल रहा है। तो ऐसी ट्रेजेडीज होती आई हैं, इसके सॉल्यूशंस भी कई बार दिए जाते हैं, बातचीत होती है, लेकिन जब तक लोग और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स में बदलाव नहीं आएगा तब तक इस प्रकार की खबरें हमें हमेशा पढ़ने को मिलती ही रहेगी। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।